अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को जामिया और नतीजा खेज मुज़ाकरात की पेशकश। क्या मोदी अपने जंगी जुनून से बाहर आएगा? पाक अमेरिका ताल्लुकात की नई जहत। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत की दहशतगर्द कार्रवाइयों पर कोई एक्शन लेगा? क्या ट्रंप मोदी की दुश्मनी में इस्लामाबाद के करीब आ रहा है, या मिडल ईस्ट इशू के तनाजुर में वो पाकिस्तान को कोई बड़ा किरदार देना चाहता है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा के बैनर तले मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन का कोई हल निकल सकता है? और अमेरिका के सफारती मदार में आने से क्या पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर कोई असर पड़ेगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया और खिताब में मजलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती किया और इन दरीना मसाइल के हल पर जोर देते हुए कहा कि इसराइल ने गजा में दहशत फैला रखी है, दुनिया के आगे आकर फौरी जंग बंदी का रास्ता निकालना होगा। भारत के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात में ताउन करने की बजाय भारत ने सियासी फायदा उठाने की कोशिश की और पाकिस्तान पर हमला करके मासूम शहरियों को निशाना बनाया, जिस पर पाकिस्तान ने यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपना हक के दिफा इस्तेमाल किया और हमारी फौज ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत को जंग में दिया गया जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इसके बावजूद पाकिस्तान तमाम हल तलब मसाइल पर भारत के साथ जामिया और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में यह भी कहा कि जनूबी एशिया को इश्ताल अंगेज नहीं बल्कि फ़ाल क़यादत की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म से जनरल असम्बली की लॉबी में एक भारतीय सहाफ़ी ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक सवाल किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहकर भारतीय सहाफ़ी की बोलती बंद कर दी कि पाकिस्तान भारत की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली की तकरीर जहां मुस्लिम उम्मा की आवाज़ करार दी जा रही है, वहां चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसे खूब सराहा है, जबकि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तकरीर के दौरान जनरल असम्बली के बेशतर अरकान ने इसका बाइकआउट किया और इस मौका पर अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर इसराइल मुखालिफ मुजाहरा भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की और भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने के मामले को उठाया। उधर न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है, दोनों मुल्कों के तजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। उन्होंने सदर ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात को हौसला अफजा करार दिया। वज़ीर इत्तलात अताज अरड़, जो दौरा अमेरिका में वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे, उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अमेरिका के बाद उड़ान पाकिस्तान शुरू हो गई है। कहाँ एक हुक्मरान था जिसके दौर में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था और अब मशरिक से मगरिब तक दुनिया इसकी इज्जत कर रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए मुनीर अकरम साहब हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुस्तकिल मंदूब भी थे, सीनियर तरीन सफारतकार हैं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझते हैं। इंटरनेशनल जो सिनेरियो बन रहा है इनसे बेहतरीन तरीके से कोई नहीं समझ सकता, शायद इतना बेटर ये समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मुझे समझना ये है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में शहबाज शरीफ साहब की स्पीच है, उस पर क्या आपका टेक है? सबसे पहले जी, स्पीच अच्छी थी, कॉम्प्रिहेंसिव थी। जो मसले उठाने थे हमने वो सब उठाए गए हैं तकरीर में। कश्मीर का मसला, इंडस वाटर ट्रीटी का मसला, दहशतगर्दी के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये सब सब जो अहम मौजू हैं पाकिस्तान के लिए, ये सब उठाए गए और पाकिस्तान की जो व्यूज़ हैं और हमारी पोजीशन वो एक्सप्लेन की गई तकरीर में। अच्छा, दूसरा सर ये उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के जो खिताब है उसमें ट्रंप साहब की सालसी का भी जिक्र किया, इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग के दौरान। फिर दोबारा से नोबेल प्राइज़ के लिए, नोबेल इनाम के लिए भी उनकी बात वो की सारी। तो इस मुद्दे को आप किस नज़र से देखते हैं? जी, वो हमने माना है कि ट्रंप साहब ने एक अहम रोल प्ले किया था ये जंग रोकने के लिए। उसमें जो जो कुछ मीडिएशन का उन्होंने ऑफर किया है वो बहुत अहम है हमारे लिए। तो ये हमने माना है उनकी बात कि उन्होंने जंग रुकवाई है। और अब हमने देखना है कि उनकी रोल के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ हमने मुज़ाकरात शुरू करने हैं, ये मसलों को हल करना है। तो इसमें उनका उनका रोल होना चाहिए और वो हमने इसीलिए उसको अहमियत दी है इस तकरीर में।
अच्छा, दूसरा सर, ये सऊदी अरेबिया के साथ दिफाई मुआहदे के बाद अब आप पाकिस्तान की प्लेसिंग को फिर किस तरह देखते हैं? दूसरा, सारे लोग जो आपका स्ट्रीट विजडम रखने वाले लोग भी हैं, वो बार बार ये पूछते हैं कि अमेरिका को फाइनली पाकिस्तान से रिक्वायर्ड बेसिकली क्या है? बगराम की बात तो वो कर चुके हैं, उस पर तालिबान का, उनकी गवर्नमेंट का भी रिएक्शन आ चुका, दुनिया भर में चाइना ने भी उस पर रिएक्ट कर दिया। तो एग्जैक्टली आप क्या समझे हैं बिटवीन द लाइंस, जो इंटरनेशनल सिनेरियो बदला है, क्या चल रहा है सारा? जी देखिए, ये जो 4 दिन की जंग हुई है हिंदुस्तान के साथ, उसमें ये जाहिर हो गया है कि जी पाकिस्तान एक मजबूत ताकत है और हमारे पास कुव्वत है कि बाहर से जो भी एग्रेशन हो उसको हम जवाब दे सकते हैं। तो ये अहमियत पूरी खित्ते में मानी गई है और दुनिया में मानी गई है कि पाकिस्तान एक मजबूत ताकत है। तो इसलिए हमें एक अहमियत मिली है। और पूरे जो हमारे दोस्त मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क हैं, वो उनको खुशी है कि हम हमारी ये कुव्वत एक नज़र आ गई है, जिससे वो भी एक अपनी ताकत समझते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का रोल बहुत अहम हो गया है खित्ते में। और इसीलिए ये जो मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, ये हमारी एक फॉर्मलाइजेशन हुई है रिलेशनशिप की। पर ये खित्ते में ऑब्वियसली इस मुआहदे के बाद में हमारा रोल बढ़ जाएगा। तो ये खुशी की बात है और इससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। अच्छा, दूसरा सर, जो बहुत बड़ी कुर्बत है ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ, ये पाकिस्तान के जो चाइना के साथ रिलेशंस हैं, क्योंकि अमेरिका और चाइना के जो आपस में बगराम तो चाहिए उनको चाइना के लिए, और उसका तो वो पब्लिकली इजहार कर चुके हैं ट्रंप जो हैं। तो इस सिनेरियो में पाकिस्तान का जो चाइना के साथ रिश्ता है अमेरिका की बहुत कुर्बत के बाद, उसको आप किस नज़र से फिर देखते हैं, या पाकिस्तान को किस तरीके से इसको लेकर साथ चलना है, दोनों चीज़ों को कैरी करना है? जी देखें, मेरे ख्याल में जो हमारे जो ताल्लुकात अमेरिका के साथ बन रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं। वो बगरम से उससे कोई वास्ता नहीं है और ना हमें ये बगरम के मसले में पड़ना चाहिए। ये उनकी अमेरिका और चीन की राइवलरी की बात है। हमारी जो ख्वाहिश है वो है काउंटर टेररिज्म पर, और दहशतगर्दी को रुकवाना है हमने। जो अफगानिस्तान से जो दहशतगर्द आते हैं हमारे यहाँ और ये अटैक्स हो रहे हैं, उसको हमने रोकना है। उसके लिए हम कोऑपरेशन चाहते हैं और अमेरिका भी चाहता है कि उसमें कोऑपरेशन हो। बगरम का किस्सा बिल्कुल मुख्तलिफ है सर, और उसमें हमने नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे ताल्लुकात चीन के साथ बहुत गहरे हैं और उसको हमने दशका नहीं देना है किसी तरीके से। ठीक। अच्छा, जो ऑफ़र की प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कल इंडिया को कि आप बैठिए, दोबारा से मुज़ाकरात की दावत भी दी, डिस्कशन भी हुआ, आप समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट इसमें हो सकता है, या अभी ये चैप्टर बिल्कुल क्लोज है, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी नहीं है, किसी तरह की कोई डिप्लोमेसी भी नहीं है, चीज़ें सारी फ्रीज हैं? ये चीजें फ्रोजन है। हिंदुस्तान ने जो ऑफर किया था ट्रंप साहब ने और अमेरिका ने कि हम एक मीडिएटरी रोल प्ले कर सकते हैं, वो भी रिजेक्ट कर दिया है हिंदुस्तान ने। पर हमने कोशिश हमारी जारी रहनी चाहिए कि हिंदुस्तान को समझा जाए, समझाने की ज़रूरत है कि जी ये मसले जब तक हल नहीं होंगे, कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा, अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर खिलाफ वर्जी की और हमारा पानी रोकने की कोशिश की, तो हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते हैं और पूरे खित्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है जब तक कि ये मसले हल ना हों। तो पूरी दुनिया को और अमेरिका को हमने ये समझाना है कि हिंदुस्तान पर प्रेशर आए और उनको ऑब्लाइज किया जाए कि मुज़ाकरात करें और ये मसलों को हल करें। अच्छा, दूसरा, आप देखिए कि मोदी की बर्थडे के ऊपर भी ट्रंप जो हैं उन्हें विश तो कर रहे हैं, लेकिन वो हर जगह अपना जो उनकी इस जंग के दौरान जो मामला फहमी उन्होंने बरती, या जिस तरीके से इंटरवेंशन की, और उन्होंने कहा कि मैं
दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान आया, अदरवाइज तो बात बहुत आगे बढ़ जानी थी। और वो भारतीय तैयारों के गिरने का जिक्र भी बार बार वो मेरा ख्याल 41 टाइम से भी ज़्यादा दफ़ा कर चुके हैं। तो ये बेसिकली इंडिया और यूएस रिलेशंस को अब आप किस तनाजुर में देखते हैं, और ये इसी तरह जारी रहेगा, या आप समझते हैं कि वो जो आपस में सर्द मोहरी है उसका फ़ायदा और एडवांटेज सारा फिर पाकिस्तान को हो रहा है? जी देखें, ये जो ताल्लुकात इनके ख़राब हुए हैं अमेरिका और हिंदुस्तान के, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ट्रेड नेगोशिएशंस की बात है। उन्होंने पर्सनल लेवल पर ट्रंप साहब को इंसल्ट किया है जब उन्होंने रिजेक्ट किया कि जो आपने कोई रोल नहीं प्ले किया था इस सीज फायर में। तो इस वजह से वो काफ़ी नाराज़गी है वाशिंगटन में हिंदुस्तान के साथ, और वो प्रेशर डाल रहे हैं हिंदुस्तान पे। टैरिफ्स का प्रेशर है, और जो ये स्टेटमेंट्स जो जारी की हैं उनसे यही नज़र आता है कि हिंदुस्तान पे वो प्रेशर डाल रहे हैं। और उनका प्रेशर जो है कि हिंदुस्तान मान जाए कि जी ठीक है, अमेरिका और इंडिया की पार्टनरशिप तो रहेगी, पर इसमें हिंदुस्तान जूनियर पार्टनर है और अपने आप को ज़्यादा बढ़कर ना समझें। तो ये प्रेशर हिंदुस्तान पे अमेरिका डाल रहा है अपने अपने मतलब के लिए। उसमें हमने कोई आसरा नहीं रखना है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बुरे हो जाएंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, पर हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ अपनी खुद की लेवल के ऊपर हमारी जो इंटरेस्ट हैं उसके तहत हमने बढ़ानी चाहिए। हिंदुस्तान और अमेरिका की जो ताल्लुकात उनको एक तरफ रखकर हमने अपने ताल्लुकात बढ़ाने हैं। अच्छा, दूसरा सर मुझे आपसे समझना यह है कि कतर को इजराइल जो है वो हिट करता है, और वहाँ सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ जारी बात है गारंटर अमेरिका है, अमेरिका को भी इजराइल बता देता है, फिर भी वहाँ कुछ नहीं हो पाता। उसके नतीजे में फिर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें सऊदीया पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, और पाकिस्तान पर अगर हमला होता है तो वो सऊदीया पर हमला कंसिडर किया जाता है। इस सारे मामले में आप समझते हैं कि ट्रंप को बहुत बड़ा डिफीट हुआ है कि मशरक़ वस्ता जो अमेरिका को और कतर ने, आपको पता है किस लेवल पर जाकर ट्रंप को जिस तरह के चार्टर उन्होंने गिफ्ट भी दिए तैयारे, और किस लेवल पर उन्हें पजीराई देते थे, और किस लेवल का आपस में बिजनेस और ट्रेड का सिलसिला जारी था। अब आप मशरक़ वस्ता और अमेरिका, इनको आपस में किस तरह देखते हैं? ये देखें, अमेरिका के ताल्लुकात मशरिक़ वस्ता में स्पेशली जो गल्फ़ के जो सब स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, इनके साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिक, दिफाई वगैरह वगैरह। ये ताल्लुकात अब तक मुकम्मल हैं इस हमले के बावजूद। पर जो ये रियासतें हैं ये भी सोच रहे हैं कि जी हमने अपनी सिक्योरिटी किस तरह से बढ़ानी है। तो मेरे ख्याल में ये सब जो रियासतें ये चाहते हैं कि दूसरी ताकतें आ जाएं, जिसमें पाकिस्तान एक दोस्त मुल्क है और तुर्की का भी इसमें रोल है। तो आपस में जो कोऑपरेशन बढ़ाकर वो अपनी सिक्योरिटी इन्हांस करने के लिए वो ज़रूर कोशिश करेंगे। पर मेरे ख्याल में अब तक अमेरिका के ताल्लुकात इतनी जल्दी नहीं टूटते हैं गल्फ में। उनके ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। या आप बेसिकली समझ रहे हैं कि जितना बड़ा ब्लफ उनके साथ हुआ सिक्योरिटी के नाम पर, कि उनके मुल्क को हिट किया गया, जो हमेशा से फैसिलिटेटर रहा है तालिबान के, और जहाँ जहाँ भी मुज़ाकरात हुए हमास के भी, तो इन सारे मामलों को लेकर आप समझते हैं कि ये इतना बड़ा जख्म शायद नहीं पहुँचा था मौजूदा कुछ सालों पीछे अगर चले जाएं तो इस दौरानिए में, तो शायद ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि उन्होंने फिर फौरी तौर पर पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया। और यहाँ न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात नहीं हो रही, लेकिन इंटरनेशनल जरीदे जितने भी इसको पब्लिश कर रहे हैं वो सबसे पहले यही लिखते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर है उसके साथ सऊदीया का ये पैक्ट साइन होता है। जी, जैसे जैसे मैंने कहा, ये जो गल्फ की जो रियासतें हैं वो सब, सऊदी अरब शामिल, वो सब चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी को इन्हांस किया जाए, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन इजराइल के खिलाफ नहीं है। अमेरिका की जो प्रोटेक्शन है वो दूसरे मुल्कों से अगर एग्रेशन होता है तो वो
वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो हैं मौजूद, पर इजराइल के खिलाफ वो इजराइल को नहीं रोक रोक पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने अल्टरनेट अरेंजमेंट्स देखी हैं जिसमें पाकिस्तान का एक रोल है, और इसलिए ये मुआहदा इम्पोर्टेंट है। पर इसकी बिल्कुल ही एक कनेक्शन नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अरसे से हमारे जो मुज़ाकरात चल रहे थे सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी रिलेशनशिप के, तो इसको फॉर्मलाइज किया इस वक्त। इसकी टाइमिंग ज़रूर अहम है, पर इसमें यानी कि बिल्कुल ही ये कोई आंसर नहीं है। जो अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात उनके हैं वो अपनी जगह पर रहेंगे, पर अब वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुआहदा करके अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने की, इन्हांस करने की कोशिश की है। अच्छा अच्छा सर, इंटरनेशनल प्लेयर्स आपस में बदलते रहते हैं। आप 3-4 महीने पहले चले जाएं तो इंडिया की अमेरिका के साथ पोजीशनिंग और आपस में जो ताल्लुकात थे वो कुछ और लेवल के थे। आप थोड़ा सा इससे पीछे चले जाएं तो बाइडन दौर में तो पाकिस्तान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे वो उन पर ऐसे था जैसे ग्लेशियर गिरा हुआ है। तो अब आप समझ रहे हैं कि जो ब्लॉकिंग बन चुकी है यही प्लेयर्स आपस में कंटिन्यू करेंगे या ये शफलिंग चलती रहेगी, और या ये जो तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान अब वाज़े तौर पर उस ब्लॉक का हिस्सा है, उसको लीड भी करने जा रहा है, इस तरह का डिस्कशन, और मुल्क भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे कर सकें? जी देखें, पाकिस्तान की तो बहुत अरसे से कोशिश है कि जो अरब और इस्लामी दुनिया है उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, गहरे हों। अब ये ताल्लुकात, ये मौका अच्छा है क्योंकि उनको जाहिर हो गया है कि उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल पूरी मुकम्मल नहीं है अमेरिकन अम्ब्रेला से। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बढ़ाएं, गहरे करें, इकोनॉमिक, दिफाई। तो हमने इसका फ़ायदा उठाना है, और हमारे लिए ये तो बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान का। अच्छा, यानी कि आप बेसिकली कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की ख्वाहिश भी थी। तो अभी अब फिर आप कोई किसी आखिरी बात कि किसी लेवल पर आप समझते हैं कि कोई ऐसा होगा ब्रेक थ्रू के पाकिस्तान और इंडिया जेन्युइनली इंडिया की तरफ से, क्योंकि वो हमेशा जहारियत का मुजाहरा करते हैं और मुज़ाकरात से उठ जाते हैं या इस तरफ आते नहीं हैं, तो अभी आप समझते हैं कि किसी स्टेज पर जाकर ये नौबत आ सकती है और बैठ सकते हैं? क्योंकि बहुत सारा इंटरनेशनल प्रेशर भी तो अब है जो इस हक में, इस पलड़े में वजन डालेगा कि आप बलूचिस्तान की जो शोरश कर रहे हैं, वहाँ जो आप फंड कर रहे हैं अपनी तहरीकों को और टेररिस्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो सारा रोकिए, बाकी सारी चीज़ें रोकिए। तो कोई मुज़ाकरात आप देखते हैं टेबल पे कोई आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल करीब में, या आप समझते हैं कि अभी ऐसा सोचना भी जो है वो दुरुस्त नहीं है? जी, हिंदुस्तान एक मुश्किल, डिप्लोमेटिकली एक मुश्किल पोजीशन में हो गया है। उसके ऊपर प्रेशर काफ़ी जारी है हर तरफ से कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, ठीक करें। पर हिंदुस्तान, अभी मोदी हुकूमत ने अपने आप को इस तरह से आइसोलेटेड एक पोजीशन में ले आया है कि अब वो उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट किया है कि जी पाकिस्तान से हम बात ही नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो बायलैटरली करेंगे, किसकी मीडिएशन हमें नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वो उनके इवेंचुअली हिंदुस्तान ने बात करनी होगी ना पाकिस्तान से, क्योंकि ये मसले बहुत अहम हैं, और बहुत शुक्रिया। दोनों अक़वाम मुत्तहिदा मुल्कों में की। साबिक मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब बड़ी डिटेल से सारा इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उस पर डिस्कशन कर रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब वक्त देने के लिए। सर, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ स्टार्ट में कि सारे लोग तो अब ये पूछते हैं कि एग्जैक्टली अमेरिका को पाकिस्तान से क्या रिक्वायर्ड है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सर इसको लेकर क्या बातें हैं, क्या डिस्कशन हो रहा है इंटरनेशनल सफारती महाज पर? बहुत अच्छी सी तकरीर भी थी कल। जितनी दफ़ा भी आप यूनाइटेड नेशंस में कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को प्रेजेंट करता है
तो कल मौजूद तरीन तकरीर थी कि हर गोशे को टच किया गया था बड़े बैलेंस तरीके से। लेकिन एग्जैक्टली जो सवाल है वो अपनी जगह ही खड़े हैं कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें पाकिस्तान से एग्जैक्टली अमेरिका को क्या रिक्वायर्ड है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो पाकिस्तान है उसकी जो पोजीशन है दुनिया में और इस्लामिक वर्ल्ड में, वो बहुत ज़्यादा एलिवेट कर गई है इसके ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद। और उसकी वजह से जो हमारी पोजीशन एलिवेट कर गई है, तो हम बहुत सारे मामलात को बेहतर तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इस खत्ते के अंदर, जिस खत्ते में हम रहते हैं उधर भी, और मिडल ईस्ट के अंदर भी। तो उस तनाजुर के अंदर जो है वो अमेरिका हमें अपना एक पार्टनर देखता है, और उसी सिलसिले में जो है वो फिर काम मजीद आगे होता है। तो अगर आपको याद है कि इंडिया पाकिस्तान के मामले के ऊपर भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, और पाकिस्तान ने उनके साथ बड़ा कोऑपरेट किया, और जिसके ऊपर वो बड़े शुक्रगुजार भी थे। इसी तरह और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। उससे पहले एक और मामला था, आपको याद होगा, वो जो एक टेररिस्ट को पकड़ के दिया। हाँ जी, तो ये तमाम मामलात हैं, लेकिन काबुल एयरपोर्ट के मास्टरमाइंड को जब पकड़ के दिया था, हाँ जिसमें जी, वो ट्रंप भी ने था। शुक्रिया अदा और किया था पाकिस्तान का। जी जी, शुक्रिया अदा किया था जी, उस पर। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं, अब हमारे काफ़ी उनके साथ पुराने ताल्लुकात हैं। तो वो हर चीज़ जो है वो ज़ाहिर पब्लिक डोमेन में आती भी नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान के मफाद को प्रोटेक्ट करेंगे, और जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, जो हमारे पैक्ट्स हैं, उनको हम ऑनर करेंगे। अच्छा, दूसरा सेनेटर साहब, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो इंडिया को दोबारा से मुज़ाकरात की दावत भी दी गई और ये भी बताया गया कि आप जंगी जुनून से बाहर निकलिए, जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उन पर बैठते हैं, बात करते हैं, और बड़े बैलेंस अंदाज में इंडिया वाले इशू पर पूरी स्पीच भी थी वो सारी। इस पर क्या टेक है आपका? इसको लेकर आप समझते हैं कि कोई पेशरफ्त, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो भी सकता है? देखिए, इसको लेकर ब्रेक थ्रू पॉसिबली हो तो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो इंडिया में जो इस वक्त हुक्मरान है वो इंटरेस्टेड हैं कि खत्ते के अंदर हालात बेहतर हों या हिंदुस्तान में हालात बेहतर हों। आप मतलब देखें कि वहाँ पे अजान देने पे या आई लव यू मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कहने के ऊपर जो है वो इतना मसला हो गया अभी रिसेंटली इंडिया पे, क्योंकि वहाँ पे एक इंतहाई रेसिस्ट किस्म की हुकूमत है। तो और उनका अपना एजेंडा है, और उनका एजेंडा किसी हद तक जो है वो जायनिस्ट और इजरायली लॉबी के साथ जो है वो कोरिलेट भी करता है। तो हमारी तरफ से तो अच्छी पेशकश की गई है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ उसके ऊपर। और दूसरा, ये जो इंटरनेशनल सिनेरियो बदला, इसके समरात ज़ाहिर बात है हुकूमत के मसल्स भी बहुत बेहतर हुए, तो इसके समरात कोई अपोजिशन तक भी सर पहुंचेंगे, या ये फ़कत गवर्नमेंट इसे खुद ही लेके चलेगी, खुद ही कैरी करेगी? देखिए, इसके सम्राट जो है वो अपोजिशन तक पहुंच सकते हैं अगर वो चाहें हमसे बातचीत करना, और अगर वो मामलात को सुधारना चाहें। मगर वो क्योंकि इंतशारी सियासत के अंदर यकीन रखते हैं, और आपको पता है पिछले 2014 से उनके इंतशारी मामलात ही चल रहे हैं कि कभी किसी को गिराना है, किसी को लाना है, कभी कोई कुछ करना है, कभी जलाना है। तो ये इस तरह की ज़ाहिर है, अगर वो सियासत करना चाहते हैं ना, उससे उसमें हुकूमत का ना, इससे कोई मुल्क का फ़ायदा है, ना इससे कोई अपोजिशन का फ़ायदा है। तो ताली तो दो हाथों से बचती है। अगर वो कोई हमारे, अगर वो अब चाहते हैं हम पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात करना, चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात करना, तो हम ज़रूर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वो इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो जत्थे लेके हमला करना चाहते हैं, वो गैर कानूनी और गैर आईनी काम करना चाहते हैं, तो वो उसमें ज़ाहिर है फिर हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब बैदी हसन साहब को इंटरव्यू दे बैठे और वो सारा ही एक तरफा रहा, चूँकि कोई थीसिस जो भी ख्वाजा साहब ने बोला वो प्रूव ही नहीं कर सके उधर, या जो वो कहना चाह रहे थे वो बिल्कुल कह ही नहीं सके। एक तरफ कह रहे हैं कि बानी पीटीआई का ट्विटर जो है वो इंडिया से चलता है, वो पूछते हैं आपके पास सबूत क्या है, वो कहते हैं सबूत तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, वो कहते हैं कि आप पब्लिकली फिर इसको अनाउंस क्यों कर रहे हैं अगर यहाँ आप सबूत नहीं दे सकते, जहाँ जाके आपने सबूत पेश करने हैं वहीं ये स्टेटमेंट भी दीजिए। तो इतने ऑफ कलर थे ख्वाजा साहब, इस पर क्या टेक है आपका? देखिए, मेहदी हसन बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट है और बड़े मुश्किल सवाल पूछता है, तो उसके सामने जा रहा है, इतना आसान नहीं है मामला। ख्वाजा साहब जो है, जो उन्होंने बातें की थी वो बाय एंड लार्ज ठीक थी, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक जैसे आप बातें कर रहे हैं उसमें वो उसने रेस किए इश्यूज। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा इसलिए नहीं बात करना चाहता, क्योंकि ख्वाजा साहब से खुद ही आप पूछ लें तो बेहतर है।
मैं ख्वाजा साहब से तो मैं चले पूछ ही लूंगा, लेकिन वो इस इंटरव्यू के बाद अब अपीयर कब होते हैं ये तो मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ थोड़ी तैयारी से चले जाते या फिर वो ग्रे एरिया में कम जाते या फिर। नहीं, सही कह रहे हैं आप, तैयारी अगर बेहतर होती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता मामला। या आप हमें इजाजत दें मेहदी हसन बनने की सबको, तो फिर शायद ये टेस्ट आपको इधर भी हम आप तो हैं ही, आप तो हैं ही, आप लोग 10x है मेहदी हसन के सारे, आप लोग कौन से कोई कम है? आप कहाँ हमें छोड़ते हैं, कुछ आपके हाथ लग जाए कोई बात, आप हमें कहाँ छोड़ते हैं? बहुत शुक्रिया जी। सेनेटर अफनान साहब जी हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल डिस्कशन कर रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एशिया कप का फाइनल कल है और 41 साल में ये पहला वाकया है कि पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में पहुंचे हैं और एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। अब किस इंटेंट से टीम को जाना चाहिए, टॉस अगर जीतती है तो फिर इसे बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, ये सारे जितने भी सवालात हैं इन पर बात करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब वक्त देने के लिए। जानना आपसे सर ये है कि कल किस इंटेंट से पाकिस्तान को जाना चाहिए और 24 घंटे पहले आप क्या मजीद इस पर रहनुमाई कर सकते हैं इस मैच को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया फ़ाद शहबाज आपका। और जिस तरीके से एक क्रिकेट का उसूल है कि जब कोई टीम बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अपने दामन में समेटती है तो कोई ना कोई उसका बुरा दिन ज़रूर आता है, और मुझे यकीन है कि कल पाकिस्तान भारत को हरा देगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जो गुज़िश्ता 2 मैचेस खेले हैं श्रीलंका और बांग्लादेश के ख़िलाफ़, उन 2 मैचेस में पाकिस्तानी टीम ने बड़ा जमकर मुकाबला किया और एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल से मैच जीतने में कामयाब हुई, तो उससे पाकिस्तान का हौसला बुलंद हुआ है। और कल जिस तरीके से श्रीलंका ने फाइट की और जिस तरह सुपर ओवर में मैच गया, 202 रन किए, अब तक इस टूर्नामेंट के जो 18 मैचेस थे उन मैचेस में किसी भी टीम ने 200 रन नहीं बनाए थे, लेकिन कल 2 मरतबा पहले भारत ने बनाए और फिर श्रीलंका ने चेस करते हुए बनाए। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का मोरल अप है, पाकिस्तान की टीम ट्यून अप हो गई। जिस तरह आपके फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, और जिस तरह आपकी टीम का एक कॉम्बिनेशन एक जेल हो गया है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के चांसेस बहुत हैं। क्रिकेट का खेल है, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तानी टीम के इम्कानात मुझे रोशन नज़र आ रहे हैं कि थर्ड टाइम लकी नहीं होगा इंशाअल्लाह कल भारत। अच्छा, दूसरा मिर्ज़ा साहब, ओपनिंग बैट्समैन को लेकर, ओपनिंग को लेकर ज़राए से बहुत सारी खबरें आ रही थी, उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि हारिस का कल ओपन करने जा रहे हैं, इस तरह की डिस्कशन भी हो रही है। आप अगर कोई सजेशन इसमें देना चाहें, ओपन किसे करनी चाहिए, मौजू तरीन इस कॉम्बिनेशन में कौन है जो ओपन करे? देखें, इस वक्त फहद अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन पाकिस्तान का फ़खर जमान है, जो 100 से ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है। और फ़खर जमान का एक भारतीय टीम पर एक जिसे कहते हैं कि दबाव भी है। आपको याद होगा 18 जून 2017 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में फ़खर जमान ने क्या धुनाई की थी भारतीय बॉलर्स की और सेंचुरी स्कोर की थी। तो मेरे ख्याल में फ़खर जमान और साहबजादा फरहान इनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि साइम अयूब तो बिल्कुल नाकाम रहे। 6 मैचों में उनके 23 रन हैं, जिसमें 4 मरतबा वो 0 पर आउट हुए। तो अगर उनको वो इनिंग्स ओपन करने के लिए भेजते हैं साइम अयूब को, तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा। मेरी ज़ाती राय में यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि फ़खर जमान और साहबजादा फरहान के साथ इनिंग्स ओपन करें। जिस तरह से साहबजादा फरहान ने इस टूर्नामेंट में बैटिंग की, जो टॉप 5 बैट्समैन हैं इस टूर्नामेंट के, जो मोस्ट रन स्कोरर हैं, उनमें साहबजादा फरहान का नाम शामिल है। तो मेरी नज़र में साहबजादा फरहान और फ़खर जमान को पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स ओपन करनी चाहिए। अच्छा मिर्ज़ा साहब, टेक्निक वाइज सैम अयूब को कहाँ आप प्लेस कर रहे हैं? क्योंकि वो जब ऑफ कलर नहीं होते, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो टेक्निक वाइज तो भरपूर नज़र आते हैं और फुटवर्क भी बड़ा अच्छा उनका चल रहा होता है। अब टेक्निक का मसला माने है वो आड़े आ रहा है या कोई हेजिटेशन जब बैड वर्क चल रहा होता है वो आ जाती है? इसको मैं चाहूँगा कि आप एक्सप्लेन प्लीज़ कर दें। देखिए फाद, साइम अयूब जिस तरह के एक अग्रेसिव बैट्समैन है, जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं और वो अपनी उसी बैटिंग की वजह से शोहरत रखते हैं। हालांकि शुरू के जब उनका कैरियर T20 कैरियर स्टार्ट हुआ तो शुरू के 18-20 मैचेस में वो नाकाम रहे, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया तो बड़ी उम्मीद हो गई थी। लेकिन इस साल जनवरी में जब उनका पैर जख्मी हुआ, उसके बाद से वो वैसे साइम अयूब नज़र नहीं आ रहे जो उनसे पहले नज़र आते थे। तो मेरे ख्याल में साइम
साइम अयूब को भी थोड़ा ठहर कर खेलना होगा, लेकिन वो अब बॉलर बन चुके हैं। आप देखें भारत के खिलाफ गुज़िश्ता मैच में उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। हम तो समझ रहे थे कि साइम अयूब सईद अनवर का नेमुल बदल साबित होंगे, वो बजाय सईद अनवर बनने के सईद अजमल बन गए। ऑफ स्पिन बॉलिंग के जरिए मुखालिफ टीमों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अच्छा, और साहबजादा जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर आप कोई बात ऐसी बताएं जो सबसे बड़ी अहम बात है कि साहबजादा साहब जो हैं वो बहुत अग्रेसिवली खेलने तो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं फुटवर्क और फोर्सिंग का अप्लाई होना ज़्यादा बीच में ओवरकम कर जाता है। जैसे लास्ट भी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी जब वो आउट होके गए हैं तो बड़ा फोर्सफुली बॉल को खेलने जाते हैं। तो ये आप कहते हैं कि ठीक टेक्निक है, इसी तरीके से ही चलें और अग्रेसिवली खेलें? आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। साहबजादा फरहान जो सीज़न अभी ख़त्म हुआ था पाकिस्तान का, उसमें ज़बरदस्त फॉर्म में थे। जिस तरह उन्होंने सेंचुरियाँ T20 क्रिकेट में स्कोर की, फिर उन्हें जो ट्राई नेशन हुआ जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE शामिल थे, उसमें थोड़े वो बुझे नज़र आए। लेकिन इस टूर्नामेंट पे जिस तरह साहबजादा फरहान, मैंने आपको बताया कि 5 टॉप बैट्समैनों में शामिल है, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, उनका स्टाइल यही है फहद, वो सर्किल में जब दायरे से बाहर 2 फील्डर होते हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और उनके उस एग्रेशन की वजह गलतियां होती हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी गलतियों पर काबू पाना होगा क्योंकि एक क्रंच मैच है। और जब भी पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होता है सबकी नज़रें खिलाड़ियों पर मरकूज होती हैं। इन मैचेस में खिलाड़ी पल में हीरो और पल में ज़ीरो बन जाता है। आपको याद होगा शाहीन शाह अफरीदी कैसे हीरो बने थे, यहीं दुबई में भारत के खिलाफ उन्होंने पहले रोहित शर्मा को आउट किया, फिर उसके बाद उन्होंने KL राहुल को बोल्ड किया। तो वो इस तरह के ये मौके हैं यंगस्टर्स के लिए कि वो हीरो बन सकते हैं और तवक्को करें कि साहबजादा फरहान करेंगे इंशाल्लाह कल। अच्छा, दूसरा मिर्ज़ा साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा सर उठाते हुए आप हमारे एक बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, शाहनवाज साहब, उनको मोहम्मद आसिफ साहब की कॉल आती है और मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा कि मेरा ये पैगाम जो है वो मैनेजमेंट तक पहुंचा दें कि इंडिया का जो सेकंड मैच हम हारे और उसमें कहीं साइम अयूब को पहले 6 ओवर्स में ओवर ना दे बैठें। तो ये आसिफ साहब का कंसर्न था जो पैगाम वहाँ तक ना पहुँच पाया। तो मैं जानना अब ये चाह रहा हूँ कि आपको याद होगा कि उस मैच में जो सेकंड मैच हम हारे उसमें तलत साहब को भी बैटिंग के लिए तो अच्छे तरीके से यूटिलाइज ना किया जा सका, लेकिन बॉलिंग भी ना करवाई जा सकी। तो बहुत सारे तजर्बों से हम गुजर रहे हैं, इन चीज़ों को फिक्स नहीं होना चाहिए बॉलिंग लाइनअप को लेकर? बिल्कुल आपने सही कहा। देखें हुसैन तलत ने जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ वो जो उनका पिछला मैच था श्रीलंका, जहां पर के वो मैन ऑफ द मैच हुए, जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उनको यूटिलाइज करना चाहिए। और क्रिकेट के माहिरीन और नाक़दीन का यही ख्याल है कि पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स का एक इजाफा करना होगा। 2 तो फास्ट बॉलर हैं आपके पास, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ, लेकिन अगर एक और फास्ट बॉलर आ जाए, क्योंकि हुसैन तलत मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, तो और भारत को जो जिस तरीके से हमें अभिषेक शर्मा को आउट करना होगा फहद, कि अभिषेक शर्मा ने इस टूर्नामेंट में अब तक 309 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 200 से ज़्यादा का है, 19 छक्के अब तक वो लगा चुके हैं इस टूर्नामेंट में। तो वही एक डेंजर मैन होंगे। और हमारे फास्ट बॉलर ख़ास तौर पर शाहीन आफरीदी, जिनके बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया में वो बड़ी शोहरत रखते हैं, T20 क्रिकेट में पहले ही ओवर में विकेट लेते हैं, अब तक 63 मरतबा वो पहले ओवर में विकेट ले चुके हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए कि हम फास्ट बॉलर से शुरू करें। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, बजाय इसके कि हम एक एंड से स्पिनर और एक एंड से फास्ट बॉलर लगाएं। दोनों एंड से फास्ट बॉलर लगाएं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये पूरे का पूरा एशिया मिलकर भी किसी इनिंग्स में अभिषेक को नहीं वो हरा सके। 75 उससे पिछले मैच में उनकी इनिंग थी जिसमें वो रन आउट हो गए। इस मैच में उन्होंने 65 कल किया था, मेरा ख्याल 31 बॉल्स पे जस्ट। तो ये बॉलर्स की टेक्निक जो है वो अप टू मार्क नहीं है, या क्या टेक्निक होनी चाहिए जिससे अभिषेक को गिराया जा सके कल के मैच में? देखें, अभिषेक शर्मा को अगर विद इन स्टम्प्स आप 3 स्टम्प्स के दरमियान गेंद करेंगे तो वो उसमें इतनी उसकी एबिलिटी है कि वो गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक सकता है। मैंने आपको बताया 19 छक्के लगा चुका है। मेरे साथ मुझे आमिर सोहेल से मैंने बात की, आमिर सोहेल की भी यही राय थी कि इसको अगर आउटसाइड द ऑफ स्टम्प बहुत थोड़ा बाहर गेंद की जाए तो ये थर्ड मैन या डीप बैकवर्ड पॉइंट पे आउट हो सकता है, क्योंकि अग्रेसिव प्लेयर है। और ख़ास बात यह है कि ये 2018 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, जो भारत जीता, ये और
शुभमन गिल, दोनों अंडर 19 में थे और दोनों का ताल्लुक भारतीय पंजाब से। ये तो अमृतसर के हैं अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल जो है वो चंडीगढ़ के हैं, और दोनों को युवराज सिंह ने कोच किया है जो भारतीय साबिक टेस्ट ऑलराउंडर थे। तो अभिषेक शर्मा अब जिस तरीके से, अभी तो 24 साल का है, जिस तरीके से वो अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, मुखालिफ टीमें जो है उनके कोचेज, उनके स्ट्रैटेजी जो प्लानर है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कहाँ पकड़ा जाए, और इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी की प्राइम फॉर्म में, उसके लिए यही बेहतर होगा कि हम उसको अगर आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेम करें तो उस सूरत में वो कहीं ना कहीं गलती कर सकता है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, हमारे यहाँ ग्रेट प्लेयर्स जो हैं, लेजेंडरी प्लेयर्स जो हैं, जितने भी नाम लिए बगैर, जो यूवी ने वहाँ करके दिखाया, दो बड़े लोग खड़े कर दिए उसने, पूरी इंडिया की जो क्रिकेट है उन दो स्टार्स के गिर्द घूम रही है। यहाँ ऐसा रिवाज नहीं था, रवायत नहीं थी, लेजेंडरी जो प्लेयर्स हैं उनकी इच्छा नहीं थी ये, या क्या हुआ बेसिकली? देखिए, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम के हेड कोच बन जाएं या टूर पे चले जाएं या हम मेंटोर बन जाएं टीम के। वहाँ युवराज सिंह ने अपने ज़ाती तौर पर, उनके वालिद योगराज सिंह वो भी भारत की जानिब से टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, तो युवराज सिंह ने अपनी ज़ाती कोशिशों से, क्योंकि उनके इलाके से पंजाब, भारतीय पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इन दोनों खिलाड़ियों पर। हमारे यहाँ ये होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इंडिविजुअली खिलाड़ी पर हमारे जो सुपर स्टार्स हैं वो मेहनत नहीं करते। ठीक है, वो उन्हें टिप्स दे देते हैं अगर कहीं मिल गए, लेकिन जैसे युवराज ने बैटिंग टेक्निक उसकी दुरुस्त कराई, शुभमन गिल की, अब देखें ना उसने क्या भारत में 700 के करीब रन स्कोर किए टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में, और जिस तरह से अभिषेक खेला है, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो चाहते हैं फात के बस किसी तरीके से हम जो है पाकिस्तान टीम के साथ अटैच हो जाएं या किसी बड़े ओहदे पर आ जाएं। इंडिविजुअली काम करने में वो थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करते हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, तारीखी तौर पर हाँ, पाकिस्तान बहुत सुपीरियर था स्पिन को खेलने के लेकर। इंजमाम साहब का नाम ले लें आप, इवन सईद अनवर साहब का नाम ले लें, जितने बड़े, मियाँदाद द ग्रेट सर, क्या क्या बात थी स्पिन को खेलने में, और स्पिन को अटैक करते थे, और इन लोगों ने दुनिया के बेस्ट ऑफ स्पिनर जो थे उन पे अटैक भी किए, उनकी दुर्गत भी बनाई 20 टाइम। अब पाकिस्तान टीम का आप फुटवर्क देखते हैं तो वो स्पिन को आते ही वो ठंडे पड़ जाते हैं, पसीने सूख जाते हैं इनके। इसकी वजह क्या है? टेक्निक की वजह है, प्रॉपर क्रिकेटिंग नहीं हो पा रही, या क्या क्या फॉल्ट है सर मिर्ज़ा साहब? देखें फाज, सबसे मेन चीज़ ये कि जब तक आप लॉन्गर वर्जन यानी कि 4 रोज़ा मैचेस नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में, उस वक्त तक आप कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकते। जितना ज़्यादा ये दोनों शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ये भारत की डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेलें। हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते जो लॉन्गर वर्जन है, और शॉर्टर वर्जन में PSL में परफॉर्मेंस देते हैं और आ जाते हैं। अब शॉर्टर वर्जन में तो आप देखें ना कि कोई इतनी ज़्यादा स्किल्स का इतना इस्तेमाल नहीं होता, छक्के चौके लगते हैं। लेकिन अगर 4 रोज़ा मैच होगा जहाँ आपको इनिंग्स डेवलप करनी है, जहां आपको स्पिनर्स को अपनी टेक्निक के साथ खेलना है, वहां ऐसा है नहीं हमारे यहाँ। तो अगर ये लॉन्गर वर्जन खेलेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो नहीं खेलेगा पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट नहीं होगा। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक आप नहीं खेलेंगे आपकी सलाहियतों में निखार नहीं पैदा हो सकता। अच्छा मिर्ज़ा साहब, खुदा करे आप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त निकले। आपने प्रोग्राम के इब्तदाइये में भी फरमाया, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, कैलकुलेशन भी आपकी हमेशा तकरीबन सच साबित होती है। जो टेक्निकल बात आप करते हैं वो भी बड़ी साउंड होती है। आप फरमा रहे थे कि कल दिन है, पाकिस्तान उसमें अग्रेसिवली खेल के तो जीत सकता है ये मैच। अब बहुत सारी तनकीद सलमान आगा साहब पे हो चुकी, बहुत सारे तजियाकार, सबका ये ख्याल है कि वो तो इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब वो कल कप अगर ले आते हैं, एशिया कप, तो फिर भी यही तनकीद होगी या फिर इसके उलट चले जाएंगी बातें और वही फिर कंटिन्यू करेंगे और उसी तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे? इस पर ज़रा गाइड कीजिए प्लीज़। देखिए, कप्तान जो होता है वो सिपा सालार होता है, वो फ्रंट से लीड करता है। सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट पे इंतहाई मायूस कुन है। इसमें कोई शक नहीं कि सलमान अली आगा टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन प्लेयर हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। वहाँ वो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी ज़बरदस्त करते हैं मुश्किल मौके पर, वनडे में भी वो अच्छे हैं। लेकिन ये हैरत की बात है कि गुज़िश्ता साल नवंबर में वो अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेले और उसके बाद अगले ही मैच में वो पाकिस्तान की कप्तानी करते नजर आए जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़। तो अभी तो उनको 1 साल भी नहीं हुआ है T20 खेलते हुए, कप्तानी तो दूर की बात है। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा फैसला था कि जिस पर हर तरफ से तनकीद हो रही है और वाकई में वो खुद भी जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उनका बैटिंग ऑर्डर, उनकी वजह से बैटिंग ऑर्डर तब्दील हो रहा है, ना वो बॉलिंग करते हैं, कभी 1 आध ओवर कर लिया, हालांकि वो बॉलर हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, लेकिन यकीनन इस पर देखना होगा कि T20 का कप्तान एक एनर्जेटिक होना चाहिए फाद, जो जान लड़ा दे, जो नज़र आए ग्राउंड में। वो इतनी यहाँ सलमान अली आगा के उधर नज़र नहीं आ रहा ये सब कुछ।
जी मिर्ज़ा साहब, आखिरी बात जो मैं आपसे सर समझना चाह रहा हूँ वो ये कि पाकिस्तान किस इंटेंट से क्रिकेट कल खेलता है फाइनल मैच, वो बड़ा ज़रूरी है, या टॉस अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो इंडिया को बैटिंग की दावत देता है, ये ज़रूरी है, या फिर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रोपोजिशन है? आपकी दानिश में सर क्या आपकी राय क्या है जी? देखिए फहद, पाकिस्तान की जो मैंने देखा है, जो मैचेस जो पाकिस्तान चेस करते हुए पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रही है, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी में 80 पे 5 आउट हो गए, तो पाकिस्तान अगर भारत को पहले खिलाता है, और मेन टारगेट पाकिस्तान का अभिषेक शर्मा होता है, और भारतीय टीम 150 160 करती, क्योंकि अब विकेट्स बेहतर होना शुरू हो गई हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था 8 सितंबर को, तो उस वक्त पिचेस ऐसी नहीं थी, बैटिंग के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब विकेट्स अच्छी हो गई हैं, तो मेरे ख्याल में 170 180 पे अगर उनको पाकिस्तान जो है वो 170 180 करता है, उसके बाद उनको, क्योंकि हमारे बॉलर्स जो हैं जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है गुज़िश्ता मैच में भी बांग्लादेश के खिलाफ, उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो उसके लिए ज़्यादा मौके हैं। अब ये डिपेंड करता है वहाँ की कंडीशंस पर, वहाँ की पिच पर, कि किस तरह की पिच उसे मिलती है और टीम मैनेजमेंट क्या फैसला करती है। और मिर्ज़ा साहब, आखिरी जो तीसरा ऐड करते हैं हम अगर पेसर, तो वो फिर कौन होना चाहिए? देखिए, इस वक्त अगर जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मेरे ख्याल में जो सबसे तजुर्बाकार जो बेंच पर बैठे हुए हसन अली हैं, और हसन अली उस फाइनल में भी खेले थे, आपको याद होगा, जो 18 जून 2017 को हम जीते थे वहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का, सरफराज अहमद की कप्तानी में। उनको तजुर्बा भी है, वो अपनी गेंदों को स्लोअर वन को भी मिक्स करते हैं, तो मेरे ख्याल में बजाय मोहम्मद वसीम के, हालांकि मोहम्मद वसीम जूनियर बैठे हुए, एक तजुर्बाकार खिलाड़ी जो भारत के खिलाफ खेल चुका है, अगर उसको हम डालेंगे तो हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन ये मेरी ज़ाती राय, हो सकता है टीम मैनेजमेंट इस हवाले से कोई और फैसला करे। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, हमारे साथ मौजूद थे जी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और बड़ी डिटेल से क्रिकेट को लेकर अपनी बात बता रहे थे। ये भी बता रहे थे कि पाकिस्तान को किस इंटेंट से उतरना चाहिए, पहले टॉस अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर क्या करना चाहिए, सारी सूरत आप देख रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के मान।